हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। जी हाँ बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही स्पेशल क्लास जो आप चाहते थे कि आप हर एक बच्चों के पास में समस्या रहती है कि हम 12वीं के बाद क्या करें, है ना। वो कहीं ना कहीं 12वीं पास कर लेते हैं, बहुत अच्छा परसेंटेज भी बना लेते हैं, लेकिन उनको समझ में अब नहीं आता है, कोई रास्ता बताने वाला नहीं मिलता है कि अब 12वीं पास हो गए, हम 12वीं के बाद क्या करें। तो बच्चों, आज मैं इस विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ आपसे कि जब आप 12वीं पास होते हो तो 12वीं के बाद आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ना, किस ट्रैक पे आपको चलना है और उस ट्रैक को आपको अपनाना है जो आपको एक बहुत अच्छी सफलता दिलवाए। और आप जब 4-5 साल निकल जाए 12 के बाद तो कहीं ना कहीं आपको ये अफसोस ना हो कि हमारे 4-5 साल बर्बाद हो गए, है ना। तो बच्चों आइए, मैं आज आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें समझाने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो बायोलॉजी के बच्चों के लिए, बच्चों है ना, जिनका बायो सब्जेक्ट था, जिनका जीव विज्ञान था 12वीं में, उनके लिए। इसी तरह हम हर सब्जेक्ट के वीडियो लेकर आएंगे। आज हम बायोलॉजी के लेकर आए, अगला आपका मैथ्स का आएगा, फिर आपका आर्ट्स वालों का आएगा, फिर कॉमर्स वालों का आएगा, है ना। तो सभी बच्चे आपके सब्जेक्ट में आपके लिए कौन कौन से फील्ड है, आप कितना बेहतर किसमें कर सकते हो, तो आइए हम इस वीडियो के द्वारा जानने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके चैनल पर, और जानिए आपको 12वीं के बाद क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ, बायो वालों के बच्चों के लिए ये जो मंच खुला हुआ है ना, तो सबसे पहले बायो के बच्चे की जो इच्छा होती है वो होती है कि डॉक्टर बने हम, है ना। उनके नाम के आगे क्या लगे? डॉक्टर लगे। और जिसके नाम के आगे में डॉक्टर लग जाता है वो समाज से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाता है, उसकी समाज में बहुत अच्छी वैल्यू हो जाती है। तो बच्चों, अगर आपको आपके नाम के आगे डॉक्टर लगाना है तो आप सिर्फ नीट जो है नीट के द्वारा लगा सकते हो। यदि नीट आप नहीं भी कर सकते हो तो उसके बाद भी आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। तो आइए जानते हैं हम क्या क्या कोर्स आपके लिए अवेलेबल है ना, एक एक को हम क्रम से समझते हैं। तो बच्चों, 12वीं के बाद जो इसके पास में बायोलॉजी है वो बच्चे नीट दे सकते हैं, और नीट के थ्रू आपको जो भी भारत में कॉलेज अवेलेबल है आपके लिए एमबीबीएस करने के लिए, उसमें आपको सीटें मिलती है। लेकिन इसमें क्या होता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हर साल 22-30 के लगभग, मतलब 22 लाख के ऊपर बच्चे इसमें बैठते हैं ना। इस बार भी शायद 22 से 23 लाख लोगों ने फॉर्म डाला था, और सीटें बहुत कम लोगों को मिल पाती है। तो यदि हम नीट कर सकते हैं, नीट की तैयारी कर सकते हैं, इतनी क्षमता है कि हम दिन रात पढ़ सकते हैं और एक अच्छी मेहनत करके हम नीट में एमबीबीएस के अंदर नीट की एग्जाम क्लियर करके एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है ना। एडमिशन आपको दोनों कॉलेज में मिलता है। इसमें अच्छे नंबर आए तो आपको एम्स के टॉप कॉलेज मिलेंगे, और यदि आपको थोड़े बहुत कहीं कम नंबर आते हैं तो आपको अदर जो एमबीबीएस करवाने वाले गवर्नमेंट कॉलेज है वो आपको मिल जाएंगे। यदि आपको इसमें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं भी मिलता है, मान लो नीट के अंदर एमबीबीएस के अंदर, तो आपको ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है जो प्राइवेट कॉलेज आपको डोनेशन बेस पे मिल जाएंगे, और आप यहाँ से आप एमबीबीएस की तैयारी अपनी करके पूरी पढ़ाई कर सकते हो, और एक अच्छा डॉक्टर बन के आप समाज की सेवा भरपूर तरीके से आप कर सकते हो। तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन बायो वाले बच्चों के लिए है कि वो डॉक्टर बने, एमबीबीएस डिग्री उनकी पूरी करें, है ना। कहीं ना कहीं बच्चों ऐसा हो जाता है कि मान लो आप इतना एफर्ट नहीं कर सकते हो कि आप एमबीबीएस में जा सको, एमबीबीएस बनने में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आए, परेशानी का सामना करना पड़े। तो फिर यदि आपको नीट की एग्जाम में थोड़े बहुत कम मार्क्स हो, कम नंबर हो, तो आपके पास में दूसरा ऑप्शन खुला है बीडीएस करने का, है ना। सबसे पहला जो हमारे पास में पहला ऑप्शन है कि हम एमबीबीएस में एडमिशन ले। यदि एमबीबीएस नहीं हो पाता है तो सेकंड ऑप्शन रहता है उससे कम नंबर वालों के लिए कि बीडीएस। बीडीएस शायद आपको पता नहीं होगा, ये डेंटल डॉक्टर, जो दांतों के डॉक्टर, आपने दांतों का अस्पताल देखा होगा, है ना। डेंटल डॉक्टर सभी अलग अलग रहते हैं, तो आप इसके द्वारा बीडीएस का कोर्स कर सकते हो और आप दांतों के बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हो ना। इसका एक गवर्नमेंट कॉलेज अपने इंदौर में भी है ना, दंत महाविद्यालय, दंत चिकित्सा महाविद्यालय है। यदि इसमें भी एडमिशन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि इसमें नहीं भी मिल पाता है तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है जो बीडीएस करवाते हैं। तो यदि पहला ऑप्शन है एमबीबीएस, एमबीबीएस मिल गया तो बहुत अच्छा, और एमबीबीएस में यदि हम ना जा सके तो फिर दूसरा ऑप्शन अपने पास में बीडीएस, हम बीडीएस कर लेंगे और डेंटल डॉक्टर बन जाएंगे। और डेंटल डॉक्टर यदि आप एक बार बन गए तो आप खुद का क्लिनिक डाल सकते हो, और खुद के क्लिनिक डालने के बाद में आप बहुत सारे लोगों को सेवाएं दे सकते हो। अभी आपकी जो उम्र है, हो सकता है इस उम्र में आपके दांत खराब नहीं हुए होंगे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो हर एक व्यक्ति के साथ दांतों की बहुत समस्या होती है। तो इस वाले जो फील्ड है इसमें भी बहुत अच्छी इनकम है। बीडीएस डॉक्टर
हर महीने 1 से 1.5 लाख रुपए कमा सकता है यदि उसका हॉस्पिटल अच्छा चल रहा है ना। तो हर एक शहर में, जैसे आपके पास जितने भी बड़े शहर हो या छोटे शहर हो, आपको हर जगह बीडीएस डॉक्टर मिलेंगे और हर एक बीडीएस डॉक्टर बहुत अच्छी सेवाएं देता है और बहुत पैसे वो कमाता है। तो दूसरा ऑप्शन सबसे बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास में कि यदि एमबीबीएस नहीं भी मिलता है तो बच्चे आप बीडीएस में एडमिशन ले सकते हो, है ना। कहीं ना कहीं यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमसे बीडीएस नहीं हो पाता है, तो इसके बाद में मैं तीसरा आपके लिए ऑप्शन दूंगा कि तीसरा आप इसको चुनो, आयुष विभाग जो होता है आपका, इसमें होता है आपका बीएमएस और बीएचएमएस। ये दोनों आयुर्वेदिक इलाज करते हैं ना। जैसे आपने चरक संहिता पढ़ी होगी, है ना, चरक संहिता के बारे में आप जान सकते हो, या सुश्रुत संहिता आपने कहीं पढ़ी होगी। तो प्राचीन काल में जब भारत में सभी बीमारियों का इलाज किया जाता था तो उसका इलाज सिर्फ आयुर्वेदिक तरीके से किया जाता था। आज हम मॉडर्न तरीके में आ गए, मॉडर्न तरीके में जीने लग गए और हमने हेलोपैथिक इलाज को अपना लिया और कहीं ना कहीं ये जो रासायनिक गोली दवाई है उसके जाल में हम फंस गए। तो यदि अगर किसी बीमारी को जड़ से खत्म करना है तो उसका सबसे अच्छा इलाज है आयुर्वेदिक इलाज, है ना। तो आयुष विभाग में यदि आप जाते हो तो आपको बीएमएस और बीएचएमएस 2 डिग्री ऐसी होती है जिससे आप डॉक्टर बन सकते हो और एक आपका वेल सेटल हॉस्पिटल डाल सकते हो। यदि आप एक बार बीएमएस करके निकलते हो तो आप कहीं पर भी बहुत अच्छा हॉस्पिटल डाल सकते हो और आप उसको अच्छे से चला सकते हो। और एक बीएमएस डॉक्टर की भी बहुत अच्छी वैल्यू होती है समाज के अंतर्गत। यदि कहीं ना कहीं वो एमबीबीएस डॉक्टर नहीं भी बन पाता है तो उसके पास में दूसरा ऑप्शन है कि वो बीएमएस डॉक्टर बन जाए। बीएमएस के लिए वही आपको गवर्नमेंट नीट की एग्जाम देनी पड़ेगी। इसके भी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं और प्राइवेट कॉलेज होते हैं। यदि कहीं ना कहीं अपने को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं भी मिलता है तो आप इसके प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। यदि इसमें एक बार एडमिशन हो जाता है तो आपको 4-4.5 साल तक अच्छी मेहनत करनी है, 4-5 साल उसमें लगेंगे। उसके बाद में आप बीएमएस डॉक्टर बन के निकल जाओगे और इसकी हर साल गवर्नमेंट वैकेंसी आती है। बीएमएस यदि आपने कर लिया तो इसमें गवर्नमेंट वैकेंसी हर साल आती है। या तो आप इसके द्वारा बीएमएस करके सीएचओ बन सकते हो, जो कि हर गांव में भी सीएचओ बना रहे हैं ना, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। आपके गांव में आपने कहीं कहीं देखे होंगे सीएचओ की पोस्टिंग सरकार हर गांव में करने जा रही है और इसकी सैलरी अच्छी होती है, 40,000 के लगभग इसकी सैलरी होती है। तो बीएमएस करने के बाद आप सीएचओ बन सकते हो तो एक अधिकारी बनोगे, उसमें अधिकारी की पोस्ट है और उससे आपको बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है। तो गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है। यदि आप सीएचओ नहीं बने तो इसमें आपने 2-3 साल अच्छी मेहनत कर ली तो एमपीपीएससी इसमें मेडिकल ऑफिसर एमओ की पोस्ट निकालती है। लगभग 3 या 4 साल में हर बार इसकी वैकेंसी आती है मेडिकल ऑफिसर की। तो आप मेडिकल ऑफिसर में भी जा सकते हो, मतलब इसमें आप सीएचओ या एमओ मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो ना। ये एमओ की भर्ती आपकी एमपीपीएससी से होती है। इसमें पीएससी अधिकारी बनते हो आप और पीएससी अधिकारी के पास में बहुत सारी पावर होती है और गाड़ी भी होती है, बहुत अच्छी सैलरी होती है। सैलरी भी लगभग 90,000 तक इसमें स्टार्ट होती है और आप एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन के आते हो और आपको किसी मतलब जो अच्छा सरकारी हॉस्पिटल है वहां पर आपको मेन अधिकारी भी बनाया जाता है। यदि आप एमपीपीएससी से मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो तो बीएमएस के बाद में आप मेडिकल ऑफिसर की एग्जाम दे सकते हो। ये भी हर 3-4 साल 5 साल में होती है। ज्यादा कंपटीशन रहता नहीं है क्योंकि इसमें इतने बच्चे जाते नहीं है, बीएमएस इतने लोग करते नहीं है, तो कंपटीशन बहुत कम है और आपको बहुत एक हाई प्रोफाइल बहुत वेल सेटल वाली जॉब आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो यदि अभी आपने 12वीं पास की है और यदि आप कहीं ना कहीं आपका करियर का ऑप्शन चुन सकते हो और आप एमबीबीएस में नहीं जा सकते हो तो मैं आपको ये सजेशन करना चाहता हूँ कि आप बीएमएस कर लो, क्योंकि बीएमएस बहुत अच्छा है। इसमें गवर्नमेंट जॉब लगने के चांस भी है। यदि गवर्नमेंट जॉब नहीं भी लगती है तो आपकी डिग्री आपको इतना कमा कर दे देगी जितना आप एक गवर्नमेंट जॉब में कमाओगे। तो यहाँ पर आप आपका खुद का हॉस्पिटल भी डाल सकते हो, अन्य प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी सेवा दे सकते हो। तो यहाँ से आपके अच्छे खासे मार्ग खुल जाते हैं। तो बच्चों यदि आप इसमें नहीं जाना चाहते हो एमबीबीएस में तो आप आयुष पैरामेडिक, ये जो आयुष वाला विभाग है आपका बीएमएस और बीएचएमएस, इसमें आपको जाना चाहिए ना। फिर यदि आपका बाई चांस मान लो यहाँ पर भी आप नहीं जा सकते हो, आयुष आपने एमबीबीएस में भी एडमिशन नहीं लिया, बीडीएस में भी नहीं लिया और ये आयुष जो आयुष वाला आपका बीएमएस और बीजेएमएस यहाँ पर भी आपने यदि एडमिशन नहीं लिया तो फिर मैं आपको बताऊंगा चौथा ऑप्शन आपके लिए है कि आप फार्मेसी कर लीजिए। फार्मेसी भी आपका वही कोर्स है, 4 साल के लगभग इसमें लग जाएंगे आपके। और फार्मेसी करने के बाद में फार्मेसी में होता क्या है, एक तो
बी फार्मा होता है और बी फार्मा के बाद में आपका एम फार्मा होता है। ये दो तरह के होता है, एक तो बी फार्मा होता है और एक आपका एम फार्मा होता है। तो बी फार्मा बैचलर डिग्री है, एम फार्मा इसकी मास्टर डिग्री है। तो कहीं ना कहीं यदि जब आप बी फार्मा कंप्लीट कर लोगे तो बी फार्मा में जैसे जितने भी मेडिकल, सबसे पहला ऑप्शन तो इसमें खुलता है कि आपको एक लाइसेंस मिलेगा, उस लाइसेंस के द्वारा आप आपका मेडिकल खोल सकते हो। और आपने देखा होगा कि मेडिकल पे यदि आपके पास में अच्छा डॉक्टर बैठता है तो मेडिकल पे इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब जो अच्छा डॉक्टर है वो अपनी इनकम तो खुद करता है, साथ साथ में उसके पास में जो मेडिकल है उसकी भी बहुत अच्छी इनकम चालू हो जाती है। तो आपके पास में चौथा ऑप्शन बच्चों ये है कि आप फार्मेसी कर लो, और फार्मेसी भी वही आपके प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा और आपकी 4 साल में हो जाएगी। यदि आप आपका मेडिकल नहीं डालना चाहते हो कि आपकी इच्छा नहीं, इतना पैसा नहीं है, आपकी इच्छा भी नहीं कि आप मेडिकल खोले, तो आप मेडिकल इसमें मत खोलो। आप क्या कर सकते हो, किसी जो दवाई कंपनी जो आपकी मेडिसिन बनती है, दवाई जो बनती है, उन कंपनी में प्राइवेट जॉब आप कर सकते हो और इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है ना। वो फिर आपकी काबिलियत है, आप में कितनी काबिलियत है, आप कितनी सैलरी डिजर्व करते हो, आपको इस लाइन में, इस फील्ड में कितने साल हो गए, वो बहुत सारे। पर फिर भी बंदा अगर यहाँ पर लगता है तो 25 से 30 हजार रुपए महीने उसको कम से कम यहाँ पर आराम से फार्मेसी के अंतर्गत मिल जाता है बच्चों। तो मैं आपको चौथा ऑप्शन ये देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर फार्मेसी का कोर्स भी कर सकते हो। यदि आपने एम फार्मा भी कर लिया, बाई चांस बी फार्मा के बाद में 2 साल का एम फार्मा भी कर लिया, तो आप बच्चों खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मतलब खुद की फैक्ट्री डाल सकते हो, खुद गोली दवाई बना सकते हो। मतलब अब आपको ये ऑथेंटिकल, आपको ये क्या बोलते हैं उसको, कि अथॉरिटी मिल जाएगी कि आप खुद का ही उद्योग डाल लोगे। और एक उद्योग यदि आपका चल गया, मान लो कोई सी आपकी दवाई गोली अच्छी चल गई, तो फिर आपके आगे सब फेल है ना। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन ये मिलता है फार्मेसी के अंतर्गत कि आप आपका खुद का उद्योग डाल सकते हो दवाई का, है ना। तो ये वाला ऑप्शन भी बहुत अच्छा है। मान लो ये चौथा ऑप्शन, आप इसमें भी एडमिशन ले लेते हो फार्मेसी में, तो फिर अगला रास्ता आपके पास में बच्चों है बीएससी नर्सिंग वाला। बीएससी नर्सिंग जिसको अपन बोलते हैं कि ये नर्सिंग वाला कोर्स होता है। और यदि आपने बीएससी नर्सिंग कर ली, 4 साल के लगभग इसमें भी कोर्स होता है, इसमें कोई डिप्लोमा भी होता है 2 साल का, है ना। 2 साल, 4 साल, 3.5, 4 ऐसे साल का इसमें चलता है। तो जब आप बीएससी नर्सिंग इसमें कर लोगे तो बीएससी नर्सिंग में भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। मतलब यहाँ पर आप सीएचओ का फॉर्म डाल सकते हो। तो वही आपकी सबसे पहला रास्ता खुलता है बीएससी नर्सिंग में कि आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो, आपकी गवर्नमेंट नौकरी लग जाएगी। और गवर्नमेंट नौकरी कौन सी लगेगी, सीएचओ की, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की। तो सबसे पहली बात ये होती है कि जब आप बीएससी नर्सिंग करते हो तो बीएससी नर्सिंग के बाद सबसे पहला रास्ता खुलता है आपका सीएचओ बनेगा। यदि मान लो आप सीएचओ नहीं बनते हो तो इसमें सबसे अच्छा है कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है जैसे एम्स, है ना, आपका एम्स जो हॉस्पिटल है, बड़े बड़े जो हॉस्पिटल है जहां पर स्टाफ नर्सिंग की जरूरत होती है, तो स्टाफ नर्सिंग में बीएससी नर्सिंग वाले इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। जैसे आपका भोपाल में भी है एम्स कॉलेज, इंदौर, दिल्ली, इसमें क्या होता है कि आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। तो बीएससी नर्सिंग के बाद में जब यह नर्सिंग की पोस्ट खाली होती है, नर्सिंग की वैकेंसी आती है, तो आप इसमें भी जा सकते हो। और यदि एक बार आप एम्स में चले गए तो आपकी बहुत अच्छी सैलरी हो जाएगी और आपको लगेगा कि हाँ हमने बहुत अच्छा काम किया है। तो बच्चों एक ऑप्शन आपके पास में ये भी है कि आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। ये हर जगह अवेलेबल इसके कॉलेज है, कहीं पे भी आप आसानी से एडमिशन ले सकते हो। और बीएससी नर्सिंग करने के बाद में आपके पास में और बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, है। यदि मान लो बच्चों बीएससी नर्सिंग भी आप नहीं कर पाते हो किसी कारणवश, तो फिर आपके पास में अगला ऑप्शन छठा है कि आप पैरामेडिकल में भी जा सकते हो, है ना। पैरामेडिकल जो जैसे यदि आप कभी बीमार होंगे तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर बोलता है कि जाइए आप आपके ब्लड का टेस्ट करवाइए। जो खून की जांच होती है, खून पेशाब की जो जांच करते हो, वो पैरामेडिकल स्टाफ करता है। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन ये, यदि 3-4 साल आपने इस कोर्स को किया और यदि आपके पास में पैसा है, आप इतने एलिजिबल हो कि आप आपकी खुद की लैब डाल सकते हो, तो आप जाइए खुद की लैब डालिए। और आपको जो लैब है, अच्छे डॉक्टर के पास यदि आपने लैब डाली है तो आपकी लैब की सालाना इनकम बहुत अच्छी हो सकती है। 10 से 15 लाख आप सेफ बचा सकते हो। बस इसमें पैरामेडिकल में दिक्कत ये है कि इसकी जितनी भी मशीनें आती है बहुत महंगी आती है। तो यदि आप मशीनें खरीदने के लायक हो तो आप सबसे पहले पैरामेडिकल वाला कोर्स कीजिए। फिर जब आप वेल सेटल हो जाते हो, इसमें आपको प्राइवेट जॉब भी मिल जाती है। पैरामेडिकल में आप चाहो तो 2-3 साल प्राइवेट जॉब कर सकते हो। प्राइवेट जॉब करने के बाद आप खुद की लैब डाल सकते हो, खुद जांच कर सकते हो। तो जितने तरह की भी जांचें होती है उसमें आपका बहुत रोल रहता है पैरामेडिकल स्टाफ का, है ना। इसमें भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है, इसमें आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो। और सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन है कि आप खुद की लैब डाल सकते हो। यदि आपने एक बार खुद की लैब डाल दी
तो आपको बहुत अच्छी इनकम इसमें होने वाली है पैरामेडिकल वाली लाइन में, है ना। तो बच्चों ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास में कि आप पैरामेडिकल वाले। तो यदि आपको इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, यदि आप और भी अच्छी जॉब करना चाहते हो, तो फिर अपने पास में अगला ऑप्शन है 7वां नंबर का एनिमल हस्बेंड्री वेटनरी साइंस, है ना, जिसको आपके गांव में शायद बोलते हैं कि घोड़े का डॉक्टर, है ना, क्या बोलते हैं, घोड़े का डॉक्टर। हाँ, घोड़े का डॉक्टर भी बोल सकते हो या ढांडा ढोर का डॉक्टर क्या बोलते होंगे इसको, है ना। तो ये डॉक्टर जो रहते हैं एनिमल वाले, जानवर वाले जो डॉक्टर रहते हैं, इनकी भी बहुत अच्छी इनकम रहती है। इसमें भी आप गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब दोनों, है ना, सरकार की तरफ से भी इसमें गवर्नमेंट जॉब निकल सकती है, जिसमें बहुत कम कंपटीशन रहता है। कारण उसका ये कि बहुत कम लोग करते हैं। तो यदि आप 12वीं के बाद में एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हो, इसमें भी 2 साल का डिप्लोमा होता है और एक 4 साल का भी होता है। तो इसमें भी आपको बहुत अच्छी जॉब मिलने के चांस है। और वेटनरी में हर एक जो जिला रहता है वहां पे एक वेटनरी ऑफिसर बैठता है, तो हर एक जिले में भी इसकी पोस्ट खाली रहती है। और जिन्होंने भी लगभग वेटनरी की हुई है उनकी बहुत सारी जॉब लगी है और वो आज गवर्नमेंट सर्विस बन चुके हैं और सेवाएं दे रहे हैं सरकार को, है ना। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। 2 या 4 साल का डिप्लोमा अलग अलग होता है, 2 साल का भी होता है, 4 साल का भी होता है। तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो और यहाँ से भी आप अच्छी इनकम कर सकते हो। तो बच्चों मैं ये कहना चाहता हूँ कि बायो वाले के लिए जितनी लाइन है, शायद मेरी नजर में इतनी लाइन किसी के पास भी नहीं है। तो बायो आप ये खुश नसीब हो या आप ये खुशी मनाइए कि आपने बायो सब्जेक्ट लिया है। और बायो सब्जेक्ट वाले वो सब कुछ कर सकते हैं जो अदर सब्जेक्ट वाले नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि अदर सब्जेक्ट वाले के पास में लाइन नहीं है, अदर सब्जेक्ट वाले के पास भी लाइनें बहुत सारी है, लेकिन आप सोचो इतनी लाइन उसके पास में नहीं है। अदर सब्जेक्ट वाले इसमें नहीं जा सकते, इसमें सिर्फ जात बन सकता है। सबसे अच्छी बात है इसमें सिर्फ बायो वाले जा सकते हैं। और बायो के बच्चे भी आधे 50% इसमें रह जाते हैं, वो नहीं कर सकते ये कोर्स तक करने तक नहीं पहुंचते। तो जो बच्चा एक बार इन कोर्स को कर लेता है कैसे भी करके, तो फिर आगे उसके गवर्नमेंट जॉब लगने के चांस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और प्राइवेट जॉब में अच्छी सैलरी पाने के चांस भी उसके सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे ज्यादा अच्छा सफर आपका यही रहेगा कि आप कहीं ना कहीं एक डिप्लोमा या डिग्री वगैरह आप यहाँ से बायोलॉजी सब्जेक्ट से आप कर सकते हो। तो बच्चों 7वां ऑप्शन आपके पास में एनिमल हस्बेंड्री का है। इसके बाद यदि आप ये भी नहीं कर सकते हो तो बच्चों मैं आपको अन्य ऑप्शन, अन्य डिप्लोमा बताना चाह रहा हूं, है ना। अन्य बहुत सारे प्रकार के डिप्लोमा होते हैं जो साल भर के, 2 साल भर के होते हैं। उसके द्वारा भी आप जो स्वास्थ्य विभाग है, आपका जो हॉस्पिटल है, उसमें आप आपकी सेवाएं दे सकते हो और बहुत अच्छी सेवाएं दे सकते हो और बहुत अच्छी सैलरी आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो बच्चों आइए हम जानते हैं अन्य डिप्लोमा के अंतर्गत सबसे पहले एक्सरे का एक डिप्लोमा होता है। 2 साल का एक्सरे का डिप्लोमा होता है। यदि आप कहीं गिर जाते हो, आपकी हड्डी वड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, तो सबसे पहले डॉक्टर आपसे बोलता है कि जाइए आप एक्सरे करवा के लाइए। तो एक्सरे अगर आपको करवाना है तो करवाओगे कहां पर? जिसके पास में डिग्री है, एक्सरे जिसको करना आता है। हर व्यक्ति एक्सरे करता नहीं है, इसकी भी कुछ मशीनें वगैरह आती है एक्सरे करने की। तो आप यहाँ पे आप खुद की लैब डाल सकते हो और आजकल तो हर हॉस्पिटल में एक्सरे वाले हैं और एक्सरे हर एक मशीनें जो है हर हॉस्पिटल में लगी हुई है। तो वहीं पे आपका भर्ती कर लेंगे जहां पर इन्होंने ये मशीनें ले रखी है। तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप आपकी लैब में डाल सकते हो या अन्य आप दूसरे हॉस्पिटल में जहां पर पहले से एक्सरे है उस विभाग में भी आप शामिल हो सकते हो। तो इसकी भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है। हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक्सरे आजकल आ चुका है और यदि आप चाहते हो तो आप जाके देख लीजिए, पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक्सरे करवा लीजिए, आराम से आपका एक्सरे हो जाएगा। तो उस एक्सरे करने वाले की भर्ती भी सरकार करती है। तो आपके पास में एक ऑप्शन ये है कि आप एक्सरे वाला डिप्लोमा कर सकते हो। यदि आप एक्सरे डिप्लोमा नहीं भी करते हो तो रेडियोग्राफी जिसको अपन बोलते हैं सोनोग्राफी, है ना। जब जैसे बच्चे का जन्म होता है 1 माह से स्टार्ट होता है, 9 माह तक जब वो गर्भ में रहता है, तो सोनोग्राफी के द्वारा ही बच्चे का पूरा ट्रीटमेंट होता है। सोनोग्राफी से ही कम से कम आपको 6 से 7 बार सोनोग्राफी करवानी पड़ती है। ये अनुभव सिर्फ शादीशुदा वाले लोगों को होगा, है ना। तो ये जो सोनोग्राफी वाला सिस्टम चलता है ये भी आपका एक डिप्लोमा है और इसको भी आप कर सकते हो। रेडियोग्राफी वाला जो डिप्लोमा है आपका, सोनोग्राफी जिसको बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड है ना, उसमें बच्चे की स्थिति पता चलती है कि जब बच्चा गर्भ में रहता है, पलता बढ़ता है, तो क्या रिएक्शन करता है, उसका इलाज सिर्फ सोनोग्राफी के द्वारा हो सकता है। इसमें भी आप आपकी लैब डाल सकते हो। यदि आपने आपकी लैब डाल दी तो एक ही जांच 3-4 हजार रुपए की होती है, 4,500 रुपए की होती है और इसमें भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप इन दोनों डिप्लोमा, अगर एक्सरे और रेडियोग्राफी में आपको चुनने को बोले तो मेरी नजर में आप रेडियोग्राफी पर जाइए, क्योंकि इसमें ज्यादा चांस है, ज्यादा पोस्ट है और ज्यादा आपको पैसा इसमें मिलने वाला है ना। तो बच्चों आप रेडियोग्राफी का डिप्लोमा भी यहाँ पर आप कर सकते हो। यदि आप रेडियोग्राफी का डिप्लोमा भी नहीं कर रहे हो तो आप ये डर्मेटोलॉजिस्ट बन सकते हो। डर्मेटोलॉजिस्ट का भी डिप्लोमा होता है ना, इसका भी कोर्स होता है। डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा, डर्मेटोलॉजिस्ट जैसे आपने देखी होगी स्किन संबंधित जो बीमारी होती है,
आपकी जो त्वचा है, त्वचा से संबंधित आपने बहुत सारी बीमारी देखी होगी। किसी को खुजली हो जाती है ना, जैसा आप कौन सी दवाई लाते हो बाजार से जब आपको खुजली हो जाती है, तो एक दो के नाम आपको पता ही होगा, है ना। इजगार्ड आप सभी ने लगाया हुआ है ना। तो ये जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, ये आपकी त्वचा संबंधित बीमारियों को अध्ययन करके उसका पता लगाकर उसको खत्म करने का। तो बच्चों, यदि आपका हॉस्पिटल चल जाता है ये वाला, तो इसमें भी आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाओगे और आप बहुत अच्छी इनकम इसमें कर सकते हो, है ना। जैसे मैंने अपने आसपास के क्षेत्र में देखा है, डर्मेटोलॉजिस्ट के यहाँ इतनी भीड़ रहती है कि पहले आपको कॉल करना पड़ेगा, फिर आपका नंबर लगेगा, फिर वो आपको बुलाएंगे और वो खुद ही दवाई देते हैं। वो दवाई भी आपको अदर से मतलब बाहर से लेने की जरूरत नहीं, खुद ही अपनी दवाई रखते हैं। तो यहाँ पर दोनों फायदे आपको होने वाला है। तो बच्चों, यदि आपने 12वीं बायो से की है तो आपके पास में एक बहुत अच्छा रास्ता है कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट बन सकते हो, मतलब त्वचा संबंधित बीमारी का इलाज आप कर सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छा है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप बायो से डर्मेटोलॉजिस्ट बन सकते हो। तो बच्चों, यदि आप इन इतने सारे मान लो ये जो मैंने आपको बताया कोर्स वगैरह, इसमें आप एडमिशन नहीं लेते हो तो आप कम से कम इसमें एडमिशन ले लीजिए ना। यदि आप डर्मेटोलॉजिस्ट भी नहीं बनते हो तो फिर अगला ऑप्शन आपके पास में है कि आप न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्ट वाला कोर्स कीजिए। शायद ये समझ में नहीं आया हुआ, न्यूट्रिशन एवं डाइजेस्ट है ना। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जो भी आप न्यूट्रिशन, जैसे अपन भोजन करते हैं तो भोजन के अंतर्गत बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, खाद्य पदार्थ जो आप खाते हो, तो उसी से हमारा पूरा शरीर चलता है। और यदि आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है तो आपका शरीर कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएगा और उसको बीमारियां खा जाएगी, है ना। तो एक अच्छे डाइजेस्ट मतलब आपको जो आप खाद्य पदार्थ खाते हो उससे आपको वेल न्यूट्रिशन मिले, है ना। तो होता क्या है कि कहीं ना कहीं आज हर एक व्यक्ति इतना बिजी है कि अपने लाइफ में इतना समय नहीं दे पाता है कि वो एक अच्छा खाना खाए और एक अच्छा न्यूट्रिशन उसको प्राप्त हो जाए। तो जो ये कोर्स चलता है सबसे ज्यादा, अभी अगर मैं बोलूं आपसे कि इस कोर्स की सबसे ज्यादा डिमांड यही है, यूट्यूब पे सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला भी यही है कि हम कैसे अपना वेट लॉस करें। वेट लॉस में भी आपका न्यूट्रिशन डाइजेस्ट काम आता है, ये कोर्स काम आता है। जितने स्पोर्ट्स के टीचर्स है, स्पोर्ट्स वाले जो भी है, स्पोर्ट्स एजुकेशन वाले हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा जरूरी कोर्स है। तो आप इसमें बहुत अच्छे जो कोच रहते हैं, जो स्पोर्ट्स में जाने के लिए जो कोच रहते हैं, तो उनके भी आप न्यूट्रिशन के सलाहकार बन सकते हो। मतलब आप ये देख सकते हो, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि हम किस उम्र में हमें क्या न्यूट्रिशन खाना चाहिए, कैसा खाद्य पदार्थ खाना चाहिए जिससे हमारे शरीर में पर्याप्त न्यूट्रिशन बना रहे। तो ये न्यूट्रिशन एवं डाइजेस्ट का भी बहुत अच्छा कोर्स है बच्चों, जो आप इसको कर सकते हो। ये कोर्स अगर आपने कर लिया तो आपको आगे चल के बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, या फिर आप खुद भी प्राइवेट इसमें कर सकते हो। तो एक ऑप्शन ये भी है ना, डर्मेटोलॉजिस्ट। और उसके बाद में आपका न्यूट्रिशन एवं डाइजेस्ट। मान ली जाए कि आपने इतना सब कुछ नहीं किया, आप इतना कर नहीं पाए और आपने सिंपल पीसीबी में एडमिशन लेते हैं ना, मतलब जहां मैं बोलूं बीएससी जो अपन करते हैं ना अपने आदर तक गांव वाले जो कॉलेज वगैरह है वहां से आप बीएससी कर सकते हो। तो अभी भी आपको निराश नहीं होना है, एक रास्ता और खुला है आपके लिए, आप बीएससी कीजिए। क्या कीजिए? बीएससी। और आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी लीजिए उसमें, है ना। फिजिक्स भी अगर आप हटाना चाहो तो हटा सकते हो, इसमें कंप्यूटर भी आप ले सकते हो। पर अगर यदि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आपने ग्रेजुएशन किया, ये बीएससी आपकी 3 साल की होती है बच्चों, यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा। इसके साथ में आप तैयारी करो कंपटीशन की, है ना, जो भी प्रतियोगी परीक्षा है, प्रतियोगी परीक्षा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी यहाँ से चालू कर दीजिए आप फर्स्ट ईयर से। और 3 साल में कहीं ना कहीं आप आर्मी में भी जा सकते हो, आर्मी में साथ साथ आप पुलिस में भी जा सकते हो, या अन्य विभागों में आप जा सकते हो, पुलिस, पटवारी, फिर तो सारे रास्ते खुले ही है जो अन्य एग्जाम आप देखते हो। और इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप एक गवर्नमेंट टीचर भी बन सकते हो। गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पहले 3 साल बीएससी करनी पड़ेगा, फिर 2 साल का आपका पीजी होगा। एक सब्जेक्ट से आप पीजी कर सकते हो। यदि आपकी फिजिक्स अच्छी है तो फिजिक्स से कर लीजिए, केमिस्ट्री अच्छी है तो केमिस्ट्री, या बायोलॉजी अच्छी है तो आप बायोलॉजी से पीजी, है ना। पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर कर लीजिए, 2 साल में हो जाएगा। इसके बाद आपका बीएड हो जाएगा और बीएड के साथ में आप वर्ग 1 वर्ग 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे, तो वो एग्जाम भी आप दे सकते हो। और यदि आपने 12वीं के बाद से ही कंपटीशन एग्जाम की तैयारी चालू कर दी है, 12th के बाद से ही, तो आप 4-5 साल तक तैयारी लगातार करते रहिए बच्चों, 100% आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। या फिर आप एमपीपीएससी की भी तैयारी कर सकते हो, राज्य सेवा की जो मैक्सिमम बच्चे कर सकते हैं। तो साइंस वाले बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा है कि वो पीएससी की तैयारी कर सकते हैं। यदि आपने इसमें 3-4 साल पीएससी की अच्छी लगा के तैयारी कर ली, तो आपने जो पीसीबीएस है 3 साल का, ये जो बीएससी की है, इसके द्वारा इसमें एक रेंजर की पोस्ट आती है ना,
वन वाली आती है, रेंजर जिसको अपन बोलते हैं। तो ये आप जो रेंजर बनोगे इसमें वन वाली पोस्ट में, तो ये भी पीएससी की बहुत अच्छी पोस्ट है। तो इसमें भी आप जा सकते हो, इसमें भी आपके तीनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे, मतलब आप यदि बीएससी करते हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो इनमें तीनों में से एक सब्जेक्ट पर इतना पकड़ बना लीजिए, इतना मास्टर बन जाइए कि उस सब्जेक्ट में आपका सबसे ज्यादा ज्ञान हो जाए, तो आप कहीं पे भी अच्छी सेवाएं दे सकते हो, है ना। जैसे ही आपका बीएससी और पीजी होता है, तो इसके पीजी के बाद में 2 साल की जो पीजी हो जाएगी, इसके बाद में आप नेट की तैयारी कर सकते हो, नेट और जेआरएफ, है ना बच्चों। तो यदि आप नेट और जेआरएफ करते हो, जूनियर फेलो रिसर्च साइंटिस्ट इसमें बनता है, जेआरएफ में ये जेआरएफ लिखा है, नेट लिखा है, और नेट के द्वारा आप कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हो, है ना, और साइंटिस्ट भी बन सकते हो। तो आपको करना क्या है, यदि आप 3 साल की बीएससी कर रहे हो, तो उसमें आप सबसे पहली बात तो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो। कंपटीशन की एग्जाम के साथ साथ एक सब्जेक्ट पर इतने पकड़ बनाइए, इतने मास्टर बनिए कि वो सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा जाए। तो अभी से आप ये देख सकते हो, जब आपने 11th 12th पढ़ा होगा तो आपने सोचा होगा कि हाँ मुझे ये फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है, फिर बायो वालों को फिजिक्स बहुत बुरी लगती है ना, केमिस्ट्री अच्छी लगती है, बायोलॉजी अच्छी लगती है, जो भी आपको बहुत अच्छा लगता है आप उसमें मास्टर बनिए, उसका पीजी कीजिए, और मास्टर बनने के बाद में आपको कहीं पे भी किसी के सामने हाथ फैला करने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे पैसे इसमें कमा सकते हो। और एक बार यदि प्रोफेसर बन गए तो आपकी सैलरी 90,000 से स्टार्ट है ना, तो बहुत अच्छे चांस है आपके पास में। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ इतना सब कुछ बताने के बाद में आपको समझ में आया होगा कि आपको 12वीं के बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है। बाकी मैंने आपको सारी जानकारी दी है। बाकी कहीं ना कहीं यदि आपको दिक्कत आए, समस्या आए, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मुझे कॉल भी कर सकते हो। कहीं पे आपको एडमिशन लेने में दिक्कत आ रही हो तो हम आपकी सारी समस्याओं को समाधान करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। हमेशा जुड़िए रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। ओके बच्चों, जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।